अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आज के शो में कुलभूषण यादव के अहल खाना के दौरे पाकिस्तान पर भारतीय वजारत खारजा का रद्द-ए-अमल और शिमाली कोरिया का सबसे बड़ा इत्तेहादी चीन भी अब उससे दूर। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। पाकिस्तानी सियासत के लिए साल 2017 कैसा रहा? Democracy has matured in Pakistan. There was no coup, no revolt. दिल्ली में एक आम शहरी की बच्चों की तालीम के लिए खास कोशिश। मैं यहाँ से पढ़ के वकील बनना चाहता हूँ। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक तहकीक का हैरान कुन नतीजा। शुमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम को रोकने के लिए अमेरिका एक अरसे से उसके सबसे बड़े इत्तेहादी चीन पर दबाव डाल रहा है कि वो शुमाली कोरिया के साथ ताल्लुकात की नौइयत बदले। और अब ये बात सामने आई है कि चीन शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त इक़दाम उठा रहा है। अमान अज़हर इस वक्त हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। अमान, क्या तफसीलात हैं चीन के इन इक़दामात की? जी साकिब, बीजिंग की जानिब से जो इस वक्त ताज़ा तरीन आदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक नवंबर के महीने में यानी पिछले महीने चीन की जानिब से शुमाली कोरिया को तेल की मसनूआत की बरामदगी नहीं की गई। अलबत्ता इसके अंदर ख़ाम तेल की मसनूआत के मुतल्लिक़ इशारा नहीं दिया गया कि आया वो भी बंद की गई हैं या नहीं। और ये काफ़ी सख्त इक़दाम है और उससे ज़्यादा जिसकी तवक्को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मेंबर ममालिक से करती हैं। और याद रहे ये एक ऐसे वक्त में ये इक़दाम सामने आया है जब अभी जुमे ही को सलामती कौंसिल ने नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद की हैं शुमाली कोरिया पर ताकि उसके जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद किया जा सके। इसी मालूमात का हमने मज़ीद अहाता किया है इस रिपोर्ट में, आइए देखते हैं। रूस और चीन ने शुमाली कोरिया के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 2 मुस्तकिल मेंबरान की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार जुमे को सलामती कौंसिल की जानिब से शुमाली कोरिया को तेल और गैस की फराहमी महदूद करने से मुतल्लिक नई करारदाद की मुत्तफ़िका मंजूरी के बाद सामने आया है। चीन के कस्टम्स डेटा के मुताबिक चीन, जो शुमाली कोरिया के लिए तेल का सबसे बड़ा जरिया है, ने पिछले माह शुमाली कोरिया को तेल समेत डीजल और ईंधन फराहम नहीं किया और ना ही शुमाली कोरिया से मसनूआत दरामद की। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया की जानिब से साल 2018 की पेशगोई में कहा गया है कि शुमाली कोरिया अपने खिलाफ लगाई जाने वाली पाबंदियों के असरात कम करने के रास्ते तलाश कर ही लेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों में मेंबर मुल्कों से ये भी कहा गया है कि वो 2 साल के अंदर अपने मुल्कों में काम करने वाले शुमाली कोरियाई कारकुनान को वापस भेज दें, जिसका मकसद किम जोंग उन की हुकूमत के माली ज़राए को मज़ीद महदूद करना है। पीर को चीन की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि तमाम ममालिक कशीदगी कम करने की कोशिश करें और ये कि अक़वाम मुत्तहिदा की नई पाबंदियों के बायस शुमाली कोरिया में इंसानी बहरान पैदा नहीं होना चाहिए और उमूमी नौइयत के इक़्तिसादी राब्ते और ताउन जारी रहना चाहिए। शुमाली कोरिया ने इन पाबंदियों को रद्द करते हुए इन इक़दामात को अपने खिलाफ जंगी कार्रवाई और मुकम्मल इक़्तिसादी नाकाबंदी करार दिया है। जी, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि जनूबी कोरिया की जानिब से जो साल 2018 की आउटलुक या पेशगोई की गई है उसमें इस उम्मीद का भी इजहार किया गया है कि अगले साल शुमाली कोरिया अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो जाएगा। जी, अमान अज़हर हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान फॉर दीज अपडेट्स। चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का पहला सहफ़रीक़ी इजलास आज बीजिंग में हुआ। तीनों वज़राए ख़ारजा ने अफगानिस्तान में मुसालहत की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इआदा करते हुए तालिबान पर जोर दिया कि वो जल्द अमन अमल में शिरकत करें। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान को भी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी का हिस्सा बनाने का इम्कान ज़ाहिर किया। अक्टूबर में अफ़गान सदर अशरफ गनी ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने उसे भारत के साथ तजारत के लिए ज़मीनी रास्ता ना दिया तो अफगानिस्तान सीपेक का हिस्सा नहीं बनेगा। और पाकिस्तान में जासूसी के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत पाने वाले भारतीय शहरी कुलभूषण यादव की अहलिया और वालिदा की कल इस्लामाबाद में उससे मुलाकात के बाद आज भारत की वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। तफसीलात जानते हैं नई दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी से। रितुल, पाकिस्तान तो इस मुलाकात को एक गुडविल जेस्चर करार दे रहा है, भारत की वज़ारत ख़ारजा के क्या एतराज़ात हैं? इसके ठीक उलट हैं सारा, क्योंकि कल आपको याद होगा जब मीटिंग हुई थी और जिस तरह से वो एक ग्लास वॉल के अक्रॉस दोनों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो इंडिया में जो पब्लिक ओपिनियन था, जो पब्लिक सेंटिमेंट था, वो बड़ा ही स्ट्रांग और बहुत ही नेगेटिव हो गया था पाकिस्तान के खिलाफ। जो थोड़ा बहुत गुडविल बना भी था इस बात को लेके कि मुलाकात की इजाजत दी गई है, वो उस मीटिंग के तरीके के बाद पूरी तरह उलट गया था।
इंडिया की अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करूं, उन्होंने पूरे 24 घंटे का वक्त लिया अपना रिएक्शन देने के लिए, लेकिन रिएक्शन बड़ा ही सख्त रहा। उनका कहना है कि एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी दोनों मुल्कों के बीच कि किस तरह से उस मीटिंग को अंजाम दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने लेटर और स्पिरिट को वायलेट किया है उस पूरी अंडरस्टैंडिंग के। उनका कहना है कि जो भी बातें उनको बताई गई थी वो पूरी तरह से उलट निकली। जैसे जो भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर थे, उनको उस मीटिंग के दौरान मौजूद ही नहीं रहने दिया गया, उनको बाहर एक ग्लास पार्टीशन की दूसरी तरफ से, वो भी जब उन्होंने बहुत गुजारिश की तब जाके उस मीटिंग को देखने का मौका मिला। उनका ये भी कहना है कि कल्चरल और रिलीजियस जो सेंसिबिलिटीज थी उनकी मदर और वाइफ की, उनको भी वायलेट किया गया। बिंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, ये जो हिंदू मैरिड विमेन के सिंबल्स होते हैं, उनको उतारने को कहा पाकिस्तान ने, जो कि एक तरह से वायलेशन है उनके राइट्स का। तो पूरी तरह से कुल मिला के जो पब्लिक एंगर है उसे MEA के रिएक्शन ने टैप किया है और एक बहुत ही सख्त रवैया इस वक्त अपनाया है सारा। और जो फैमिली के दरमियान बातचीत हो सकी उसके बारे में भी एतराज़ किया है वज़ारत ख़ारिजा ने, उसकी क्या तफसील है? बिल्कुल, देखिए सारा, कल हमको जो रिपोर्ट्स मिल रही थी जो पाकिस्तान से आ रही थी, उसमें इस तरह की बातें आई थी कि जो बातचीत हुई है वो हिंदी और जो उनकी मदर टंग है मराठी, उसमें हुई थी। लेकिन आज जो MEA का रिएक्शन है, उनका कहना, ये पाकिस्तान की तरफ से बयान था, लेकिन MEA का कहना है कि जितनी बार भी जाधव की मदर ने उनसे मराठी में बात करने की कोशिश की, उनको बार बार रोका गया, टोका गया और आखिरकार एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने बात ही करनी बंद कर दी। उनका ये भी कहना है कि मीडिया को जिस तरह से एक्सेस दे दी गई, जबकि पहले ये हुआ था कि मीडिया को बिल्कुल एक्सेस नहीं दी जाएगी, और हैकल किया गया उन दोनों को जब वो मिलने जा रहे थे जाधव से, तो ये भी एक तरह से वायलेशन था। अच्छा, ये ब्रीफली बताइएगा कि यादव की अहलिया ने और उनके वालदा ने आज भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज से मुलाकात भी की, काफ़ी तवील मुलाकात थी, क्या कोई डिटेल सामने आई हैं उसकी? फिलहाल नहीं, और मुझे नहीं लगता सारा कि इतनी जल्दी उस बात के डिटेल्स, हालांकि MEA ने ये जरूर कहा कि इतनी मुश्किल हालात में और बहुत ही एक नेगेटिव माहौल में मुलाकात हुई, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों खवातीन ने बड़ी हिम्मत के साथ, बहुत फॉर्टिट्यूड के साथ इस मीटिंग, इस पूरी चीज को बेयर किया, ये तो कहा गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो भी बयान सामने आएंगे वो एक एक लफ्ज को नाप तोल कर ही सामने आएंगे सारा। और यहाँ पे हम ये भी बताते चलें कि इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदा ने भी कोशिश की पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा से इस पे रिएक्शन लेने के लिए कि भारत की वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन पे पाकिस्तान का क्या कहना है। फ़िलहाल हमारे पास उसका जवाब नहीं है, लेकिन एक तो जिस तरह हमने पहले भी कहा कि पाकिस्तान ने इस मुलाकात को एक गुडविल जेस्चर करार दिया, और उसके अलावा जो तफसीलात सामने आएंगी वो हम अपनी वेबसाइट urduvoa.com पर आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। रितुल जोशी, थैंक यू फॉर दिस अपडेट। साल 2017 कुछ ही रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। ये साल पाकिस्तान के लिए सिर्फ खारजा उमूर के हवाले से ही नहीं मुश्किल रहा, बल्कि मुल्क की अंदरूनी सियासत में भी हलचल रही। इस साल पाकिस्तान से क्या सुर्खियाँ निकली, देखते हैं इस्लामाबाद से अयाज गुल की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रही हैं शहनाज नफीस। पाकिस्तान में सियासी बहरान 28 जुलाई को उस वक्त शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बैरून मुल्क अपने असासे ज़ाहिर ना करने पर नाअहल करार दे दिया। इन असासों के इंकिशाफ 2016 में पनामा पेपर्स के जरिए हुआ था, मगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उनके हामी कहते हैं कि जुडिशरी ने जमहूरियत को कमज़ोर करने के मकसद से फौज के कहने पर उन्हें सज़ा दी। फैसले में वो ऐसे अल्फाज थे जैसे कि हमारे मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। फौज इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करती है। नवाज शरीफ के सियासी हरीफ इमरान खान, जिन्होंने इस कानूनी लड़ाई की क़यादत की थी, ने अदालती फैसले की तारीफ की और उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया कि इसके पीछे फौज का हाथ था। पाकिस्तान में हमेशा बरसरे इक़्तिदार लोग कानून से बालातर रहे हैं। चुनांचे पनामा पेपर्स की तमाम जिद्दोजहद उन्हें कानून के तहत लाने के लिए थी, और 28 जुलाई को जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान में जमहूरियत की तारीख का संगे मील है। नवाज शरीफ की बरतरफी के चंद रोज़ बाद पार्टी में उनके देरीना साथी शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, और यूं इन अफवाहों का खात्मा हुआ कि फौज इक़्तिदार पर कब्जा कर लेगी। निज़ाम के तसलसल पर इसका कुछ मनफी असर पड़ा, हो सकता है इक़्तिसादी इस्तेहकाम पर भी इसका मनफी असर पड़ा हो, लेकिन मेरे ख्याल में पार्लियामेंट के अंदर ही होने वाली तब्दीली से बैरूनी दुनिया को ये पैगाम दिया गया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम हुई है, कोई बगावत नहीं हुई। नाकिदीन का कहना है कि तवील सियासी बहरान ने एक ऐसे मुल्क में इंतहा पसंदों को तक़वियत दी
जिस पर तवील अरसे से इल्ज़ाम है कि वहाँ ऐसे अस्करियत पसंद मौजूद हैं जो भारत के खिलाफ तशद्दुद और अफ़गानिस्तान में तनाज़े को हवा देते हैं। नवंबर में एक मजहबी रहनुमा और उनके हामियों ने तौहीन मजहब के इशू पर दारुल हुकूमत को 3 रोज़ के लिए मफलूज किए रखा। बिलाखिर हुकूमत को एहतजाज करने वालों के आगे घुटने टेकने पड़े। मुल्क के अंदर से हुकूमत पर तनकीद के साथ बैनुल-अक़वामी बरादरी ने भी तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान ने बहुत सी दहशतगर्द तंजीमों को अपने इलाके में पनाहगाहें हासिल करने की इजाज़त दी है और इन तंजीमों की तादाद में इजाफा हो रहा है और इनका असर बढ़ता जा रहा है। मैंने पाकिस्तान की क़यादत से कहा है कि इनका हदफ आप भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी ओहदेदार कहते हैं कि ये तशवीश बेबुनियाद है। उन्होंने चीन के साथ फौजी और इक्तिसादी ताल्लुकात गहरे होने का हवाला दिया और कहा कि चीन की जानिब से गुज़श्ता चंद बरसों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी ने पाकिस्तान में और खिते में इस्तेहकाम की बुनियाद डाल दी है। अयाज कुल के साथ शहनाज नफीस, उर्दू VOA। पाकिस्तान के हालात पे हमने नज़र डाली। अमेरिका की बात करें तो इस साल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ इक़्तिदार संभाला और पहले ही हफ्ते पनाह गज़ीनों और 6 मुस्लिम ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी का हुक्मनामा जारी करके एक कानूनी जंग छेड़ दी जो अब भी जारी है। बज़ाहिर वो अपने वोट बैंक को खुश करने में मसरूफ़ रहे, लेकिन तज्ज़ियाकारों की नज़र में यह हिकमत अमली नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। सदर ट्रंप को इस साल किन बड़े सियासी चैलेंजेस का सामना रहा और आने वाला साल कैसा हो सकता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारत के आगाज ही से इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के अज़म का इजहार किया था। From this day forward, a new vision. आज के दिन से एक नया तस्वुर हमारी सरजमीन पर हुकूमत करेगा। आज के बाद सिर्फ सबसे पहले अमेरिका। Only America first. ताहम साल 2017 ऐसे कई अवामिल से भरा रहा जिनके बाइस सदर की तवज्जो अपने एजेंडे पर अमल दरामद से बटी रही। इनमें ट्विटर पर अपने नाकदीन से झड़पें, सेहत आमा से मुतालिक उनके एजेंडे की नाकामी और रूस से मिली भगत से मुतालिक तहकीकात का ना खत्म होने वाला सिलसिला शामिल हैं। वो लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं, कोई साज़बाज नहीं थी। मैंने कभी रूस फोन नहीं किया, मेरा रूस से कोई लेना देना नहीं है। ताहम यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के लैरी स्पारो कहते हैं कि सदारत के पहले साल के दौरान उन्हें दरपेश मसाइल राय आमा के जायजों में उनकी मकबूलियत की मायूस कुन शरह में देखे जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि 60% अमरीकी उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, ज्यादा अहम बात यह है कि उनकी कारकर्दगी से मुतमईन अमरीकियों की तादाद के मुकाबले में उनकी कारकर्दगी से नाखुश अमरीकियों की तादाद 2 गुना ज्यादा है। ताहम सदर ट्रंप को तवक्को है कि टैक्स कटौतियों के बिल की कामयाबी से उनकी मकबूलियत में बेहतरी आएगी। मेरे ख्याल से लोगों की वफादारियां मजबूती से कायम हैं। ट्रंप के हामियों में हमें इनका वोट बैंक बरकरार नजर आता है। मिसाल के तौर पर सफेद फार्म एवेंजेलिकल्स में 10 में से 7 उनकी हिमायत करते हैं। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक जमात के अरकान को टैक्स बिल में तो शिकस्त हुई, लेकिन हालिया इंतखाबात में उन्हें सदर ट्रंप को एक बुनियादी इशू बनाकर पेश करने से कामयाबी मिली। इससे उन्होंने सन 2018 में कांग्रेस के वस्त मुद्दती इंतखाबात में अपने लिए राह हमवार करना शुरू कर दी है। सदारत की पहली मुद्दत में तारीखी तौर पर मिड टर्म इलेक्शंस के नताइज अमरीकी सदूर के हक में नहीं रहे। सदर की पार्टी पहले मिड टर्म इंतखाबात में अक्सर निशिस्तें हारती है और ये सूरत हाल और भी बिगड़ जाती है जब सदर गैर मकबूल हो। कुछ की राय में सदर के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज अपनी वोटर बेस को वसी करना है। अपनी पसंदीदगी की शरह बढ़ाने के लिए इन्हें किसी भी तरह से डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट वोटर्स को अपने साथ मिलाना होगा। जब तक कि कोई बड़ी बात नहीं होती तो ऐन मुमकिन है कि सदर ट्रंप भी अपने पेशरो सदर बराक ओबामा और सदर जॉर्ज W बुश की तरह वस्त मुद्दती इंतखाबात में शिकस्त से 2-4 हों। इस वक्त हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में एक मजमून बहुत पसंद किया जा रहा है। उन्वान है, क्या मौजूदा पाकिस्तान ही जिन्ना का ख्वाब था? आप भी पढ़िए और दूसरों से भी शेयर कीजिए। हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आप जब चाहें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर आपको दिखाएंगे बच्चों की तालीम यकीनी बनाने में मसरूफ आम शहरियों की खास कहानी और जेरूसलम के उस मुकाम के बारे में नई मालूमात जहाँ मसीही अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जस्द खाकी रखा गया था। लेकिन पहले देखते हैं वर्ल्ड व्यू, जिसमें हम लेकर आते हैं अहम बैनुल-अक़वामी खबरों की झलकियाँ।
فلپائن میں آنے والے طاقتور طوفان ٹیمبن کی وجہ سے لاپتہ ہونے والے درجنوں افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ اس طوفان میں اب تک کم از کم 164 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پیشین گوئیوں اور خدشات کے برخلاف طوفان ویتنام سے نہیں ٹکرایا۔ حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی فلپائن میں اس طوفان کی وجہ سے 70,000 لوگ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ چین میں حکومت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھانے والے مشہور بلاگر کو تخریب کاری کے الزامات میں 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ووگان نامی ان بلاگر پر الزامات ہیں کہ انہوں نے ریاستی خود مختاری اور سوشلسٹ سسٹم کو کمزور کرنے کی کوششوں سمیت آن لائن غلط معلومات پھیلائیں اور لوگوں کی تضحیک کی۔ بھارت کی مشرقی ریاست اڑیسہ میں کنویں میں پھنس جانے والی ایک 3 سالہ بچی کو زندہ نکال لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ، ریاستی امدادی ٹیموں اور مقامی لوگوں نے مل کر اس 50 میٹر طویل کنویں میں گر کر پھنس جانے والی بچی کو گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد نکال لیا۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن جب حکومتیں یہ فرض نبھانے میں پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوتی تو پھر بعض اوقات بچوں کے اس حق کے لیے عام شہری قدم بڑھاتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال ہے بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کا ایک اسٹریٹ اسکول، جو کہ ایک میٹرو پل کے نیچے 2006 سے چلایا جا رہا ہے۔ اور عام شہریوں کی یہ کوشش بچوں کے مستقبل کیسے بدل رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں۔ 40 سالہ راجیش کمار شرما پیشے سے پنساری ہیں، لیکن اپنی کریانہ کی دکان کھولنے سے پہلے وہ ہر صبح اس میٹرو پل کا رخ کرتے ہیں۔ اس پل کے نیچے غریب گھرانوں کے 250 سے زائد بچے ان کے اور اس تعلیم کے منتظر ہوتے ہیں جو راجیش کمار پچھلے 10 سال سے بغیر کسی معاوضے کے بانٹ رہے ہیں۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کے 2 بچوں سے اسٹارٹ کیا تھا، اور وہ ایسے کہتے ہیں نا بیج بوئے کہ آج اس بیج کی بدولت ہی یہاں پر جو ہے 250 بچے اس کی وجہ سے چلتے چلے آ رہا ہے۔ میں دنیا میں آگے اگر میں نے کچھ کام کیا تو ایک نیک کام یہی ہے جو کہ میں بچوں کو جو ہے ایجوکیٹ کر رہا ہوں، جو کہ یہ بچے کبھی اسکول کے راستہ نہیں دیکھ پاتے، آج وہ راستہ دیکھ کر کے اپنا جو ہے بھوشیہ کو سدھار رہا ہے۔ یہاں آنے والے طالب علموں میں سے کچھ قریبی اسکولز میں زیر تعلیم ہیں۔ ان کے یہاں آنے کا مقصد کوچنگ کی سہولت سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دوسروں کے لیے یہ اسکول تعلیم حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ لکشمی چندر یہاں ایک استاد ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ سنسار میں کہیں بھی ہو، غریب بچے جو بھی ہوں ان کو شکشا دینے کے لیے پاورفل پرسن آگے آئیں۔ غریب بچے جب پڑھائی نہیں کرتے ہیں تو غلط راستے اپناتے ہیں اور سماج کے لیے ہتکر کام کرتے ہیں۔ بھارت میں اس وقت خواندگی کی شرح 74.04% ہے۔ عہدیدار یہ بھی کہتے ہیں کہ 1980 کے بعد سے ملک میں اسکول کی تعلیم سے محروم بچوں کا تناسب 50% سے کم ہو کر اب صرف 10% رہ گیا ہے۔ ناقدین اور ماہرین دونوں اس دعوے کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں ہم 2012 سے پڑھنے اور شیام سر اور لکشمی چندر سر جی اچھے سے پڑھاتے ہیں اور یہاں مجھے اچھا لگتا پڑھنے میں۔ میں یہاں سے پڑھ کے وکیل بننا چاہتا ہوں۔ اسکول کو روزانہ 2 شفٹوں میں چلایا جاتا ہے۔ صبح کو لڑکوں کو اور شام کو لڑکیوں کو 2-2 گھنٹے پڑھایا جاتا ہے۔ اسکول میں زیر تعلیم طالبات کی کل تعداد 120 ہے۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، اردو VOA۔ بہت ہی انسپائرنگ کہانی ہم نے دیکھی نئی دلی سے۔ اور اگر امریکہ کی بات کریں سارا، تو امریکہ میں بھی 12ویں جماعت تک تعلیم مفت دی جاتی ہے، لیکن یہاں بھی نہ تو 100% بچے اسکول جاتے ہیں اور نہ ہی اسکول جانے والے سب نوجوان اپنے لیے زندگی میں کوئی اچھا راستہ چن پاتے ہیں۔ بالکل، اسی لیے یہاں بھی بچوں کی بھلائی کے لیے کئی سماجی پروگرامز کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں امریکی شہر لاس اینجلس، جہاں ایسے ہی ایک پروگرام نے اصلاح کی راہ پر گامزن نوجوانوں کے لیے کرسمس کو کچھ خاص بنانے کی کوشش کی۔ سال بھر لاس اینجلس کنزرویشن کورز نامی ادارے کے نوجوان شہر کو سجانے میں مگن رہتے ہیں۔ انہیں ہالیڈیز کے موقع پر اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس کام سے کچھ فرصت ملتی ہے۔ ہم سب کچھ مزہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ ہمیشہ کام ہی نہیں ہوتا، ہم مزہ بھی کرتے ہیں۔
یہ غیر سرکاری ادارہ غلط راستے پر چل پڑنے کے خطرے سے 2-4 نوجوانوں کے ساتھ کام کرتا ہے۔ سینئر پروگرام ڈائریکٹر ایلیکس لوپس کبھی خود ایک اسٹریٹ گینگ کا حصہ تھے اور جیل میں سزا بھی کاٹ چکے ہیں۔ مجھ سے ایک غلطی ہوئی، لیکن میں اسے ان نوجوانوں تک پہنچنے اور ان کا اعتبار حاصل کرنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہوں۔ میں اپنے تجربے کی مثال کو ان کی رہنمائی کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ کرسمس پر سانٹا کلاس کورس کے ممبرز کے بہن بھائیوں اور بچوں کے لیے تحائف، نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ضرورت کی بنیادی چیزیں اور ایک شرٹ پر مشتمل ایک کٹ لے کر آتے ہیں۔ یہ سب شیئر کیا جاتا ہے ہالیڈیز کے موقع پر اور ان مواقعوں پر جو اس پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کو ملتے ہیں۔ میں نے ہائی اسکول کی تعلیم ادھوری چھوڑ دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ غلط فیصلے کیے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ غلط راہ سے واپس بھی آ سکتے ہیں۔ ڈینیس نے اس کام کے ساتھ سائیکالوجی میں بیچلرز کی ڈگری کے لیے کالج کی پڑھائی بھی کی۔ یہاں کے اراکین یا یوتھ کورس کی کئی اقسام ہیں۔ ایک تو وہ ممبرز ہیں جو قدرتی ماحول کی حفاظت کا کام کرتے ہیں۔ یہ سب دراصل دوسروں پر سرمایہ کاری کرنے سے متعلق ہے۔ اور اس میں ہالیڈیز کا یہ وقفہ بھی شامل ہے جس کا مقصد دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ خوشیاں بانٹنا ہے۔ دنیا بھر میں مسیحیوں کے لیے مقدس ترین مقام یروشلم میں قائم چرچ آف ہولی سپلکر ہے، کیونکہ مسیحی عقیدے کے مطابق اس چرچ کے اندر وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے جانے سے پہلے دفن کیے گئے تھے۔ سائنسدانوں نے سنگ مرمر کے اس تختے کا جائزہ لیا ہے جس سے زمین میں موجود شگاف یا مقبرے کو ڈھانپا گیا تھا، اور پتہ چلا ہے کہ یہ ٹکڑا حضرت عیسیٰ کے دور کے تقریباً 300 سال بعد کا ہے۔ اس سے پہلے تحقیق دانوں کا خیال تھا کہ یہ 11ویں صدی عیسوی میں نصب کیا گیا تھا، یعنی یہ پرانے اندازوں سے مزید 800 سال قدیم نکلا۔ سائنسدانوں کے مطابق نئی معلومات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تدفین کا یہ مقام حضرت عیسیٰ کے دور میں بھی موجود تھا۔ لیکن کیا ان کا جسد خاکی بھی کبھی وہاں رکھا گیا تھا یا نہیں، یہ لگتا ہے کہ سائنس سے زیادہ عقیدے کا سوال ہے۔ اور سارا ابھی کرسمس کو ایک ہی دن گزرا ہے، لیکن یورپی ملک چیک ریپبلک کی ایک کمپنی ابھی سے اگلی کرسمس کی تیاریاں کر رہی ہے۔ گلاسر نامی یہ کمپنی ہاتھ سے شیشہ اور پھر سے ڈیکوریشن پیسز بناتی ہے جن سے کرسمس ٹری سجائے جاتے ہیں۔ ہر پیس ایک دوسرے سے منفرد ہوتا ہے اور بہت کم تعداد میں بنایا جاتا ہے۔ قیمت $8 سے $24 کے درمیان ہے، جو مارکیٹ میں دستیاب شیشے کی ایسے ہی دوسری مصنوعات سے قدرے زیادہ ہے۔ یعنی یہ باذوق لوگوں کے لیے بنائی جاتی ہیں پروڈکٹس۔ ویسے اس کام کے لیے اچھا کاریگر ڈھونڈنا بھی اب آسان نہیں ہے۔ یہ کمپنی اپنے کاریگروں کو کام پتہ ہے کیسے سکھاتی ہے؟ ماہر کاریگروں کی ویڈیوز دکھا کے۔ تو یعنی وہ جو انٹرنیٹ کے ٹیوٹوریلز ہیں نا جو ہم اور آپ لیتے ہیں بہت سی چیزوں کے لیے، وہ اس کام میں بھی اب آتے ہیں۔ اور سارا ان میں کیونکہ مختلف ملکوں میں مختلف ڈیزائن پسند کیے جاتے ہیں، تو کمپنی کا کہنا ہے کہ ناروے، ڈنمارک اور سویڈن میں برف بہت پڑتی ہے اور سردیوں میں دن بہت چھوٹا ہوتا ہے، تو وہاں لوگ ہلکے پھلکے اور سادہ پیسز پسند کرتے ہیں۔ جبکہ ادر ہینڈ فرانس، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ میں لوگ بہت ہی ڈیزائن دار اور ماڈرن قسم کے کرسمس ٹری ڈیکوریشن خریدنا چاہتے ہیں، اور اس میں ان کو گلٹر یعنی وہ جو چمکدار جو ہوتی ہے مٹیریل، وہ ان کو بہت پسند ہے، اور وہی مجھے لگتا ہے کہ ٹری کی اصل خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ جب سجایا جاتا ہے تو سب سے جب پارٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ پیسز لے کر آتے ہیں اور پھر آپ اپنے ہاتھ سے ٹری سجاتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت ایک سیلیبریشن ہے کرسمس کی۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ ایبسلیوٹلی، اور آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔